हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अननोन वॉइस। तो कहानी शुरू करते हैं किरदार की पहचान से। सूर्य सा तेज चेहरे पर वो चमक जो है वीरता का प्रमाण है। समंदर सी गहराई आंखों में दाव पर लगी थी आन बान और शान। बंद आंखों से लगा दी जो निशाना, वो शख्स जानता था शब्द भेदी बाण। 12वीं शताब्दी ने देखी है एक वीर की दास्तान। नाम था पृथ्वीराज चौहान। 22 मई 1166 को अजमेर के शासक राजा सोमेश्वर और रानी कर्पूरा देवी के घर एक बेटे का जन्म होता है। माना जाता है रानी कर्पूरा देवी ने कई मन्नतों के बाद पृथ्वी को पाया, इसीलिए वो उसके जन्मदिन को पृथ्वी जयंती के रूप में मनाती थी। पृथ्वीराज विजय के अनुसार वो 6 भाषाओं से अवगत थे। वहीं पृथ्वीराज रासो की माने तो उन्होंने 14 भाषाएं सीखी थी। कई सब्जेक्ट्स जैसे मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, मेडिसिन, मिलिट्री, पेंटिंग, फिलॉसफी, थियोलॉजी एंड आर्चरी। समय बीतता गया। पृथ्वी एक साहसी और पराक्रमी राजा बनने के पथ पर आगे बढ़ते गए। उन्होंने एक ऐसी विद्या सीखी जिसमें बिना देखे सटीक निशाना लगाया जा सके, जिसे शब्द भेदी वाण विद्या के नाम से जानते हैं। 11 वर्ष की उम्र में ही पिता के देहांत के बाद शासन की बागडोर पृथ्वी के हाथ में आ जाती है। समय रहते वो दिल्ली में भी राज स्थापित करते हैं। फिर कहानी में एक नया मोड़ आता है, जहां किसी राजा की राजनीति नहीं चलती, जहां किसी मंत्री की कूटनीति नहीं चलती। कन्नौज के शासक राजा जयचंद की खूबसूरत बेटी, नाम संयोगिता। जब संयोगिता ने पृथ्वीराज चौहान के बहादुरी के किस्से सुने तो मन ही मन बहुत प्रभावित हुई और पृथ्वी को पत्र लिखने लगी। इसी बीच संयोगिता के सौंदर्य का वर्णन पृथ्वी के लिए अनसुना तो नहीं था। उस पत्र का जवाब वे भी बखूबी देने लगे। राजा जयचंद को पृथ्वीराज चौहान की असहमतियां स्वीकार नहीं थी। उन्होंने अपनी बेटी के लिए स्वयंवर का निर्णय किया, जिसमें दूर दराज के सारे राजाओं को बुलाया गया, सिर्फ पृथ्वीराज चौहान को छोड़कर। और उन्हें अपमानित करने के लिए पृथ्वी के भेष के द्वारपाल को भी बनाया गया। अब बारी थी संयोगिता की अपने वर चुनने की। वो एक एक कर सभी राजाओं के पास जाती और आखिर में पृथ्वी की मूर्ति वाले द्वारपाल के गले में माला पहना देती है। पृथ्वी अपने मिरेकल प्लान के साथ आते हैं। सारे राजपूत रूलर्स को चुनौती देते हैं और संयोगिता को लेकर रवाना हो जाते हैं। लाख कोशिश के बाद भी जयचंद उन्हें पकड़ नहीं पाते। इसी बीच कई युद्ध लड़े जाते हैं, कई जीत कई हार होती है और फिर आता है एक ऐसा युद्ध जिसने भारत की दिशा और दशा दोनों बदल के रख दी। साल 1191, जगह दिल्ली से 110 किलोमीटर दूर तरायन का मैदान, और सेना गौर रूलर मोहम्मद गौरी और चौहान रूलर पृथ्वीराज चौहान की। इसकी शुरुआत हुई गौरी के एक संदेश से, जो पृथ्वीराज चौहान को अपनी अधीनता में रखना चाहता था, इस्लाम कबूल करवाना चाह रहा था, और राजा ने ये शर्त मानने से मना कर दिया। परिणाम स्वरूप दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में युद्ध होने लगे, जिसने दिल्ली को आगाह कर दिया कि कभी भी किसी भी वक्त आक्रमण हो सकता है। पृथ्वीराज चौहान की सेना ने गौरी की सेना को परास्त किया, और इस वाकये पर मिन्हाज उल सिराज लिखते हैं, सुल्तान ने अपने घोड़े का सिर घुमाया और पीछे हट गया, और घाव की पीड़ा से वो घोड़े पर सवार होकर आगे नहीं बढ़ पाया। इस्लाम की सेना पर ऐसी हार हुई कि वह बुरी तरह से पराजित हो गया।
गौरी गजनी लौट आया और फिर बदले की तैयारी करने। फरिश्ता के अनुसार इस समय चौहान सेना में करीब 3,000 हाथी थे, 3 लाख घुड़सवार थे और पैदल सेना भी थी। हालांकि आधुनिक इतिहासकार इस बात से सहमत नहीं थे। फिर बारी आती है सन 1192 की, तराइन का दूसरा युद्ध। इस युद्ध में कूटनीति हुई, विश्वासघात हुआ गौरी की तरफ से। गौरी ने युद्ध विराम पर अपनी सहमति जताई। जहां चौहान की सेना अपनी मौज मस्ती में व्यस्त थी, वहीं गौरी की सेना चैन की नींद ले रही थी, शिकार का इंतजार कर रही थी। सूर्योदय होने से पहले ही चौहान सेना पर हमला कर दिया जाता है। सेना ने बहुत कोशिश की, लेकिन आखिर में घबराकर पीछे हट गई। इस युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई को बंधक बना लिया गया और गौरी अपने साथ अफगानिस्तान ले गया। इसके बाद शुरुआत हुई दिल्ली सल्तनत की। 17 बार हारने का प्रतिशोध लेकर मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को कई शारीरिक यातनाएं दी। इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन अपनी वीरता का प्रमाण देते हुए पृथ्वी मोहम्मद गौरी की आंखों में आंखें डालकर देखते रहे। आंख नीची करने का आदेश तो दिया गया, लेकिन माना नहीं गया। फिर चंद्रवरदाई ने पृथ्वी की शब्द भेदी बाण कला के बारे में जब मोहम्मद गौरी को बताया तो वो हंसने लगा। क्या कोई अंधा भी बाण चला सकता है भला? आखिर में तीरंदाजी प्रतियोगिता के माध्यम से पृथ्वीराज चौहान से मोहम्मद गौरी पर निशाना साधा। 4 बाज 24 गज, अंगुल अष्टप्रधान, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। इस दोहे के माध्यम से भरी सभा में पृथ्वीराज चौहान ने तीर चलाकर गौरी की हत्या कर दी। अंत में पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई ने एक दूसरे की हत्या कर दी। हालांकि इस थ्योरी पर अभी भी संदेह है। कहीं इतिहासकार का मानना इस विषय में कुछ और है। जब सहयोगिता को ये खबर मिली तो उन्होंने मृत्यु को गले लगाना सही समझा और फिर से खत्म हुई एक महानायक की कहानी। This is my first video. Please do like, subscribe and share to my channel. Thank you.